So students, next theory was the crystal field theory. It was proposed by Ashbath in 1929 and Van Briggs in 1932. तो बच्चों, इनके हिसाब से CFT की थ्योरी अगर हम प्रपोज करें तो CFT की थ्योरी ये कहती है कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड द डोनर लिगेंड, जिसका मतलब ये है कि जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है CFT का फर्स्ट पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक there is a electrostatic force of attraction between central atom and ligand एंड सेंट्रल एटम के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब इनके अंदर कैसी बॉन्डिंग होगी? इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होंगी। ठीक है, CFT के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए CFT ये कहता है कि इन दिस देयर इज नो इंटरमिक्सिंग और शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। इसका मतलब इसमें कोई भी शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, कोई भी शेयरिंग नहीं है इसमें। इसका मतलब इसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो CFT क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज नो शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल of the central atom and ligand। ठीक है, तो सेंट्रल एटम और जो लिगेंड का एटम है उनके बीच में कोई भी शेयरिंग नहीं है, कोई भी शेयरिंग नहीं है। इसका मतलब इसमें नो कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो CFT का है, CFT ये कहता है कि इसके अंदर हम प्योरली d ऑर्बिटल की बात करते हैं ऑफ द सेंट्रल एटम। मतलब जो भी रिएक्शंस हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है वो d ऑर्बिटल से रिलेटेड है। तो CFT किससे डील करता है? CFT डील करता है ओनली विथ d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इन सब पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ एक ही है कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं CFT के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी शेयरिंग, कोई भी कोई भी शेयरिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट CFT डील करता है ओनली विद द d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। हम सिर्फ d ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ये थ्योरी क्या कहना चाहती है? तो ये थ्योरी ये कहती है बच्चों कि पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल, वो डी जनरेटेड होते हैं। ठीक है, 5 जो d ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है? डी जनरेटेड होते हैं। डी जनरेटेड होने का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होना। इन सबकी एनर्जी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अब जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करता है बच्चों, इसकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है। ठीक है, जैसे ही लिगेंड इनको अप्रोच करता है तो इनकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है, और जैसे ही लिगेंड और क्लोज आता है तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2। ये ऑर्बिटल्स किस में स्प्लिट होते हैं? 2 में स्प्लिट हो जाते हैं। एक होता है Eg जिसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं, और एक स्प्लिटेंस होता है T2 जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये स्प्लिट हो जाते हैं Eg में और T2G में। ठीक है, तो बच्चों इतनी सी थ्योरी। अब इस थ्योरी को हम और अच्छे से एलोबरेट करते हैं और समझते हैं। सो लेट्स सी दी थ्योरी। सो देखिए बच्चों, अब इस थ्योरी को हम और अच्छे से समझते हैं।
देखो मेटल क्या होता है, हम सेंट्रल मेटल कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, और लिगेंड को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव चार्ज के, और हम ये मानते हैं कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इन सेंट्रल मेटल के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि इस मेटल का पॉजिटिव चार्ज और क्योंकि इस लिगेंड को हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, लिगेंड्स होते हैं जैसे Cn-, ठीक है, तो इस तरीके से लिगेंड्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज मेटल है इस नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरीके से लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है, लिगेंड क्या करता है, इस अट्रैक्शन की वजह से अप्रोच करता है मेटल को, ठीक है। तो लिगेंड मेटल के पास जा रहा है, ठीक है, और अभी क्योंकि लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो अफेक्ट होते हैं। अब किस तरीके से अफेक्ट होते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। पहले लिगेंड अप्रोच किया, अब देखिए क्या होगा, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लिगेंड्स के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं सिर्फ डायग्राम से समझा रही हूँ आपको, ठीक है। लिगेंड के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, मेटल के अंदर भी क्या है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो लिगेंड के लोन पेयर है और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में क्या होगा, लोन पेयर्स प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से अप्रोच होंगे और जैसे और पास में आएंगे तो लिगेंड का जो लोन पेयर है और जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है फिर इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, पहले अट्रैक्शन उसके बाद में रिपल्शन। जब रिपल्शन होगा बच्चों तो जो डी ऑर्बिटल है मेटल का, जो मेटल का डी ऑर्बिटल है वो डी जनरेटेड था, डी जनरेटेड का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होना, ये क्या था, डी जनरेटेड, इसकी क्या थी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ठीक है। तो जो डी जनरेटेड था रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी हो जाएगी थोड़ी सी हायर, ठीक है, इसकी एनर्जी हो जाएगी थोड़ी सी हायर, और जब रिपल्शन फोर्स और बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा टू के अंदर, एक हो जाएगा 2 ऑर्बिटल का सेट, एक हो जाएगा 3 ऑर्बिटल का सेट। जो ये 2 ऑर्बिटल का सेट है बच्चों इसको हम बोलते हैं तो जो 2 ऑर्बिटल का सेट है इसको हम बोलते हैं EG, और जो 3 ऑर्बिटल का सेट है इसको हम बोलते हैं T2G, ठीक है बच्चों। जब आपको समझ में आ गया है कि लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो ये स्प्लिट हो जाएगा, क्यों स्प्लिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, ठीक है, लोन पेयर ऑफ द लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, उसमें रिपल्शन की वजह से क्या हो जाती है, स्प्लिटेंस हो जाती है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिट होना, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया EG और T2G में स्प्लिट होता है, हम इसको थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड इन द सेम टॉपिक। देखिए बच्चों मैंने कहा था कि एक EG होगा, ठीक है, जो 2 ऑर्बिटल का सेट होगा, एक सेट होगा T2G का जो 3 ऑर्बिटल का सेट होगा, ठीक है बच्चों। देखो अब यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं बच्चों ये कौन से होंगे, dx² - y² एंड dz², ठीक है। ये दोनों जो एक्सिस होते हैं, ये इनकी जो लोब्स होती है वो लाई करती है अलोंग दी एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये क्या है, अलोंग दी एक्सिस है। जैसे कि सपोज ये हमारे पास में XYZ एक्सिस है, इसको मान लीजिए x, ये y, तो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये z एक्सिस है तो ये z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलोंग दी एक्सिस होते हैं, ठीक है। अगर हम T2G की बात करते हैं तो बच्चों इसमें 3 ऑर्बिटल कौन कौन से आएंगे, dxy, dyz, dxz, ठीक है। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों ये लाई करते हैं बिटवीन दी एक्सिस। मान लीजिए सपोज ये मेरे पास में है x
और वाई एक्सिस तो लोब्स कहाँ ड्वेल करेंगे, इन एक्सिस के बीच में ड्वेल करेंगे। ठीक है, तो जो दो एक्सिस है उसके बीच में एक्स वाई होगा, तो ये क्या होते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये लोब्स शो कर सकते हैं हम डायग्राम की हेल्प से। तो बच्चों कुल मिला के पॉइंट ये है कि अगर ईजी उसमें दो ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से होंगे, ये दोनों होंगे। ठीक है, T2 जो होंगे तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 होंगे, और कौन कौन से होंगे, ये तीनों ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों होता क्या है, अगर लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहे हैं अलोंग दी एक्सिस, अगर लिगेंड जो आ रहे हैं वो अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं, एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, अलोंग दी एक्सिस अगर लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो जिसके सामने से अप्रोच करते हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। मतलब अगर अलोंग दी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो किन की एनर्जी हाई हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की, तो इसकी एनर्जी जो होगी वो ऊपर होगी। मतलब अगर लिगेंड अलोंग दी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो ई जी ऊपर आ जाएगा और टी टू जी नीचे। ठीक है, ई जी ऊपर आएगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इफ इन केस लिगेंड अगर अप्रोच कर रहे हैं इन बिटवीन दी एक्सिस, अगर इन बिटवीन दी एक्सिस अगर लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं बच्चों, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, टी टू जी की, तो उस केस में कौन ऊपर आ जाएगा, टी टू जी ऊपर आ जाएगा और ई जी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके अलोंग लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो वाला हमारा जो ऑर्बिटल का सेट है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है, हायर एनर्जी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं हमारी स्प्लिटिंग थ्योरी की तरफ और इसको हम अच्छे से समझते हैं, जो बेसिकली हमारे 12th का कोर्स है। अभी तक तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो लेट्स सी दी स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हम स्प्लिटिंग को स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा डी ऑर्बिटल होगा वो डी जनरेटेड होगा नॉर्मल एनर्जी में ना। हम यहाँ एनर्जी का ग्राफ बना देते हैं, ये हमारे पास में एनर्जी। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल से 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करता है, ठीक है, जैसे ही लिगेंड, कितने लिगेंड्स यहाँ पे 6 लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे। ये हमारे पास मेटल के ऑर्बिटल है, और जब 6 लिगेंड इसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी हायर हो जाएगी। ठीक है, अब लिगेंड जब इनके पास में और आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे इनटू 2। अब जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता है, जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो अलोंग दी एक्सिस करते हैं। किस तरफ से अप्रोच करते हैं, अलोंग दी एक्सिस। अलोंग दी एक्सिस करने का मतलब है कि इसमें जो Eg होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और T2G की एनर्जी क्या रहती है उसके कंपेयर में कम। तो ये हमारे पास में है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास में डी ऑर्बिटल थे, डी जनरेटेड थे। ठीक है, उनकी एनर्जी सेम थी, थोड़ी सी लिगेंड्स की वजह से की एनर्जी और ऊपर हो गई, और लिगेंड ने जब और अप्रोच किया तो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। क्यों स्प्लिट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड्स के थे प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के थे वो आपस में रिपल्शन करते हैं, उसकी वजह से इनमें क्या हो जाती है, स्प्लिटेंस। आपको इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें कौन सा ऑर्बिटल्स ऊपर आएंगे, इसमें Eg वाले ऑर्बिटल्स ऊपर आएंगे। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इसमें कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, ये तीनों ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Eg हायर एनर्जी लेवल पे आता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले को हम बोलते हैं, जो बीच की लाइन में ड्रॉ कर रही है उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। ठीक है, ये है बैरी सेंटर। इस बैरी सेंटर से अगर मैं इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस बताऊं तो बच्चों जो डिफरेंस है वो टोटल होता है tan डी क्यू का। जो टोटल डिफरेंस है वो होता है tan डी क्यू का। उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो डेल नॉट से। नॉट का मतलब है, यहाँ पे जो मैंने नॉट लगा इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते डेल नॉट की वैल्यू क्या है, tan डी क्यू। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मैं बैरी सेंटर से ऊपर की बात करूँ तो ये जो ऊपर का
डिस्टेंस है इस बैरी सेंटर से, वो होगा 6 DQ का। कितना होगा? 6 DQ। और अगर नीचे हम देखें तो वो होगा 4 DQ। ठीक है, ऊपर 6 DQ, नीचे 4 DQ। बस आपको ये देखना है कि आपको ऊपर वाली वैल्यू के लिए लगाना है प्लस और नीचे वाले के लिए लगाना है माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, अगर ऊपर वाले को हम क्या लिख रहे हैं, +6 DQ, है ना। इसको अगर आप डेल नॉट की वैल्यू में लिखेंगे बच्चों, तो आप इसको 0.6 डेल नॉट भी लिख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे +0.6 डेल नॉट भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, और जहाँ आपने -4 DQ लिखा है उसकी जगह आप -0.4 डेल नॉट भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही वैल्यू एप्लीकेबल है। बस ध्यान ये रखना है कि बैरी सेंटर से ऊपर प्लस आएगा, बैरी सेंटर से नीचे माइनस आएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखो बच्चों, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमको ये 6 और 4 हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, हमको इतना तो याद रहेगा कि टोटल 10 है। ठीक है, ई किसके जैसा लग रहा है? ई 6 के जैसा लग रहा है ना, इसलिए ई जहाँ पे भी लिखो ना उस साइड पे आपको 6 लिखना है। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है? टेट्रा। टी से टेट्रा याद रख सकते हो। ठीक है, टी से टेट्रा याद रखोगे, टेट्रा से आपको 4 याद अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी टी है उस तरफ आपको 4 लिखना है, जहाँ पे ई है वहाँ पे आपको 6 लिखना है, क्योंकि ई और 6 एक जैसे लगते हैं। उसके बाद बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। ठीक है, तो ये है बच्चों अबाउट दी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करते हैं अलोंग दी एक्सिस, इसलिए जो अलोंग दी एक्सिस ऑर्बिटल उनकी एनर्जी ऊपर हो जाती है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए, ये हमने बात कर ली है ऑक्टाहेड्रल की। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के और भी कुछ केसेस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए सीधा ही हम पहले टेट्राहेड्रल की भी स्प्लिटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स सी दी टेट्राहेड्रल डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। So students, now we are going to study about the splitting of d orbital in tetrahedral। बच्चों फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि सारे के सारे जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो डी जनरेटेड है। ठीक है, ये सब क्या है? डी जनरेटेड है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करता है इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अब क्या होता है बच्चों, ये जब एनर्जी हाई हो जाती है और लिगेंड इनको और अप्रोच करते हैं, उस केस में ये क्या हो जाएंगे? स्प्लिट। ठीक है, तो लेकिन अब स्प्लिटेंस क्या होगा? अब जब स्प्लिटेंस होगा तो जो T2G है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, T2G कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और EG कहाँ चला जाएगा? EG चला जाएगा नीचे और T2G ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये हमारे पास T2G और ये आ गया हमारे पास में EG। इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या है? ये मेटल है और यहाँ पे कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं? 4 लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे हैं। और बच्चों कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? जो 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो अप्रोच कर रहे हैं बिटवीन दी एक्सिस, बिटवीन दी एक्सिस। तो जो बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच करेंगे तो जो भी ऑर्बिटल बिटवीन दी एक्सिस उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। इसका मतलब T2 की एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे? हाई। ठीक है, चलो अब ये तो समझ में आ गया। अब आपको याद है T2G में कौन से ऑर्बिटल्स थे? XY, YZ एंड ZX। ठीक है, और इसके अंदर क्या थे हमारे पास में? dx² - y² dz²। ठीक है, तो बच्चों देखो अब हम सीधा इसमें डिफरेंस देखते हैं। ये हमारे पास बैरी सेंटर, पहले भी बैरी सेंटर था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 10 DQ। ये पहले भी था। ठीक है, वहाँ पे हम डेल नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे हम डेल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंस। ठीक है, डेल का मतलब है डिफरेंस इन द एनर्जी और यहाँ पे टी का मतलब है टेट्राहेड्रल। टी का क्या मतलब है? टेट्राहेड्रल। वापिस देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें ऊपर बैरी सेंटर के ऊपर देखना है और बैरी सेंटर के नीचे देखना है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? अगर टी दिख रहा है तो आप क्या लिख दो? 4। ई दिख रहा है तो वहाँ पे क्या लिख दो? 6, क्योंकि ई 6 जैसा लगता है। टी का मतलब टेट्रा 4 याद रखो। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर है तो प्लस कर दीजिए, नीचे है तो माइनस, और यहाँ लिख दीजिए DQ। तो जहाँ आपने +4 DQ लिखा है बच्चों, वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? वहाँ पे आप 0.4
डेल टी भी लिख सकते हो, और जहाँ पे आपने -6 dq लिखा है वहाँ पे आप -0.6 डेल टी भी लिख सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट जब डी क्यू की जगह आप डेल टी लगा रहे हैं तो डिवाइड बाय 10 वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो बस ऑक्टाहेड्रल में E2G ऊपर था, सॉरी EG ऊपर था, और टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर है। बस डिफरेंस इतना, अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ये याद नहीं रहता कि T2G कब ऊपर है और EG कब ऊपर है। हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, देखो ट्रिक देखिए, बहुत सिंपल है। मैंने इसकी ट्रिक तो दे दी आपको, अब देखो एक और ट्रिक देखिए। टी से देखो टेट्राहेड्रल में क्या आता है, टी। टेट्राहेड्रल में क्या आता है, टी। तो टेट्राहेड्रल में टी आता है तो टी क्या रहेगा, ऊपर की साइड में रहेगा। बस अगर टेट्राहेड्रल को पता है टी ऊपर की साइड है तो बट ऑब्वियस ऑक्टाहेड्रल में ई ऊपर की साइड में होगा। सिंपल, अगर हमने एक याद रख लिया तो दूसरा तो मैं अपने आप ही याद हो जाता है। तो टेट्राहेड्रल की ट्रिक से याद रखना है आपको कि टी हमेशा ऊपर रहेगा। तो देख लीजिए टेट्राहेड्रल में हमने टी वाला पोर्शन ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में टेट्राहेड्रल के बारे में भी, हमने इसकी स्प्लिटेंस के बारे में भी देख लिया और उसको डेल टी के रेस्पेक्ट में भी देख लिया। तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं वापस से ऑक्टाहेड्रल की तरफ कि उसमें जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं और वीक फील्ड लिगेंड आते हैं तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में वापस हम सेम कंडीशन टेट्राहेड्रल के लिए भी देखेंगे। सो लेट्स सी दी केसेस। So students, let's see the effect of strong field ligand and weak field ligand। देखिए अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये मेरे पास में है 5 ऑर्बिटल्स ऑफ D जो कि डी जनरेटेड है, ठीक है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा EG, नीचे आ जाएगा हमारे पास में T2G, ठीक है। तो ये आ गया EG और ये आ गया T2G। देखो बच्चों अब इसमें दो केसेस होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा लिगेंड अप्रोच कर रहा है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस है, एनर्जी गैप है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे पूरी तरीके से फिल होंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ, इसी तरफ देख लीजिए आप। मान लीजिए कि मेरे पास में D6 का केस है, ठीक है। हमारे पास में D6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 3, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो वापस यहाँ पे ही चला जाएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अगर 7 होता तो 6 यहाँ फिल होने के बाद में 7 ऊपर जाता। मतलब मैक्सिमम जो कैपेसिटी है हम नीचे वाले ऑर्बिटल के फिल करने के बाद, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे नीचे फिल करने के बाद ही अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उनको ऊपर फिल करना है। तो बच्चों डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से पहले नीचे ही सारे फिल हो जाएंगे, फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर फिल होना शुरू होंगे। जैसे अगर यहाँ पे D7 की कंडीशन होती है तो पहले 6 नीचे फिल होते हैं, उसके बाद में 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाता है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, गैप है ना, वो कम होगा। अगर गैप इन दोनों के बीच में कम है बच्चों, तो सबसे पहले अगर D6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ गैप कम होने की वजह से, गैप कम होने की वजह से जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आराम से चला जाएगा। तो फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे और सिक्स्थ वापस से फिर नीचे वाले पे। मतलब अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो डिस्टेंस कम होगा, तो पहले तो हाफ फील्ड होंगे सारे के सारे एक साथ में, उसके बाद फुल फिलिंग शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आएगा वापस से, ठीक है। 7 है तो वापस यहाँ पे, 8 है तो फिर यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको देखना है। तो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों तो सारे क्या हो जाएंगे, पहले नीचे पेयर अप होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पे क्या होता है, लो स्पिन। लो स्पिन मतलब नीचे वाली स्पिन, है ना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं और हम क्या बोलते हैं, इनर, क्योंकि देखो अंदर वाले ऑर्बिटल है ये,
ठीक है, अंदर वाले ऑर्बिटल है, तो क्या बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, लो स्पिन, लोअर स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और लोअर को हम इनर भी बोल सकते हैं, तो इनर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर वाले, क्योंकि बाहर वाले भी फिल हो रहे हैं 1 2 3, और ये भी साथ साथ में फिल होते जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले नीचे वाले फिल होंगे। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हम बोलेंगे हाई स्पिन, क्योंकि देखो 1 2 3 और फिर बाद में हाई स्पिन पे आ गया था ये, तो इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो जब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमें लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा लोअर स्पिन का। ठीक है, अगर वीक फील्ड है तो हाई स्पिन या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने देखा है केस ऑक्टाहाइड्रल के लिए। अब हम देख रहे हैं केस टेट्राहाइड्रल के लिए। देखो बच्चों, टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, टी से टी का मतलब हम ऊपर लगाएंगे 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद में नीचे आ जाएगा, इसका मतलब बॉट ऑब्वियस 2, तो यहाँ पे आ गया T2G और यहाँ पे आ गया EG। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें सिर्फ 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट ही लेके चलना है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 1 2, फिर जो भी आएगा वो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाला केस ही लेके चलना है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको क्या मान के चलना है, लेस। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा लेस मान के चलना है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है पहले वो नीचे हाफ फिल्ड होगा, उसके बाद ऊपर हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद फुल फिलिंग शुरू होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो टेट्राहाइड्रल है वो कौन से वाले कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, वो हमेशा हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेंगे। ठीक है, हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को शो करेगा। तो ये हमारे पास में आ गया टेट्राहाइड्रल का केस जिसमें 4 लिगेंड होते हैं। तो इसमें हमेशा आप कौन सा लेंगे, वीक फील्ड के वाला केस लेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कंसीडर करके हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है सो लेट मी नो, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। तो मैं आपकी इसकी समरी वापस से आपके लिए बना देती हूँ, ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। So students, let's see the summary. देखिए, टेट्राहाइड्रल में जो T2G होता है वो ऊपर होता है और EG हमेशा नीचे होता है। ये हमेशा क्या होता है, इसमें जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, जो गैप होता है, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आराम से जा सकता है, मतलब T2G में आराम से जा सकता है। इसका मतलब वो क्या शो करेंगे, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा शो करेंगे। ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो हमें शो करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम ऑक्टाहाइड्रल की बात करते हैं तो बच्चों इसमें ऊपर तो होता है EG, नीचे होता है T2G। ठीक है, अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गैप इंक्रीज होने से पहले इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नीचे फिल किए जाएंगे, फिर अगर कुछ बचता है एक्स्ट्रा तो वो ऊपर फिल किया जाएगा। मतलब हमें कैसे स्पिन मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग के अंदर हमें मिलेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर हम लो को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसका जस्ट ऑपोजिट, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो डिस्टेंस जो होता है, स्प्लिटिंग जो होती है वो कम होती है, तो गैप क्या होगा, कम। गैप कम होगा तो वापस फर्स्ट वाला केस, हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये है समरी। तो यहाँ पे 2 केसेस है, बट यहाँ पे कोई भी 2 केसेस नहीं है। तो बच्चों चलो अब हम इसके अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है। सो लेट्स सी दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
देखिए बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले आएगा आई नेगेटिव, उसके बाद में Br नेगेटिव, देन Cl, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑक्सलेट OX2 नेगेटिव, H2O, उसके बाद में pyridine which is almost equivalent to NH3, then ethylene diamine, then diphenyl, after that orthophenolphthalein, उसके बाद में आएगा NO2 माइनस, उसके बाद में आएगा CN माइनस, उसके बाद में आएगा CO। तो बच्चों ये जो लिगेंड है हमारे पास में, ये सबसे वीकेस्ट लिगेंड है। ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है ना। और ये जो है हमारे पास में, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जैसे जैसे हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते जाते हैं, स्प्लिटिंग जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? स्प्लिटिंग बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं क्रिस्टल फील्ड, दे विल इंक्रीज क्रिस्टल फील्ड। इन शॉर्ट वी कैन से दैट अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कौन से लिगेंड्स वीक है और कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। जो वीक लिगेंड्स हैं वो कम स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। लिगेंड्स विच अफेक्ट ओनली अ स्मॉल डिग्री टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो हमारी स्प्लिटिंग होती है उसको बहुत कम अफेक्ट करते हैं, ठीक है ये। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो हमारी स्प्लिटिंग हुई उसको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और इस वजह से ये पेयरिंग करते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, उसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सो स्टूडेंट्स, जो मेजर ड्रॉबैक्स थे वीबीटी के, जैसे कि वीबीटी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को समझा नहीं पाया, क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक मूवमेंट को समझा नहीं पाया, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं वो समझा नहीं पाया। तो ये सारे पॉइंट्स सीएफटी ने समझा दिए, ठीक है। तो सीएफटी ने ये बताया कि जो कॉम्प्लेक्स है वो सॉल्यूशन में कलर्ड क्यों होते हैं। तो उसका उन्होंने आंसर दिया कि जो सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से होते हैं, ठीक है। डी टू डी ट्रांजिशन कैसे बच्चों? जैसे कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे 3 ऑर्बिटल्स हैं और ऊपर मान लीजिए 2 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो मान लीजिए नीचे एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? अपर वाले एनर्जी लेवल पे। तो ये शिफ्ट हो गया इस जगह पे, ठीक है। तो इसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इस लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर जाने के लिए उतनी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक है। और ये बच्चा ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करता है? डी टू डी ट्रांजिशन शो करता है। इस डी ऑर्बिटल से ये ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो लाइट इसने एब्जॉर्ब कर दिया, जो करस्पॉन्डिंग लाइट है वो हमें दिखती है, ठीक है। उस वजह से पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर्ड होता है। तो हम क्या रीज़न देते हैं कि कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों है? क्योंकि डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे जो नीचे डी में इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल पर जाता है, वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है, जो लाइट होती है, वो हमें विजिबल होती है, ठीक है। और उसी कलर का हमें कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो आंसर क्या है? डी टू डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों कि वो मैग्नेटिक मूवमेंट को क्वांटिटेटिवली समझा नहीं पाया, ठीक है। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक समझा पाया पर वो क्वांटिटेटिवली नहीं समझा पाया। तो उसके लिए फॉर्मूला है, अगर आपको क्वांटिटेटिवली पता करना है तो फॉर्मूला है n इन ब्रैकेट n+2 अंडर रूट और यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो n वैल्यू है बच्चों, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऑर्बिटल में सारे पांचों ऑर्बिटल में किसी में भी अगर सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो जो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारे पास में होगी 1.73 BM। BM इसकी यूनिट है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है, कहीं भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो इसकी यूनिट होगी, सॉरी इसकी वैल्यू होगी 2.83
बोर मैग्नेटॉन, ये वापस से किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है। अगर 3 है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सपोज इस तरीके से आपको कहीं 3 दिख रहे हैं तो वैल्यू होगी 3.83, ऑलमोस्ट 3.87 बोर मैग्नेटॉन। और अगर सपोज 4 है तो होगा वैल्यू 4.90, अगर 5 है तो हो जाएगा 5.92। ठीक है, 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वापस से आप जानते हैं अगर डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम होते, 6 होते वापस 4, तो 4 वाली कैटेगरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको अगर जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा वो मैंने आपको लिख के बता दिया है। नहीं तो आप यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर सकते हो। सपोज एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पे 1 n की जगह 1 वैल्यू पुट कर देंगे। अगर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह आप 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे। इस तरीके से आप क्वांटिटेटिवली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो था इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों हमने देख लिया है कि अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे, है ना, तो वो इनर ऑर्बिटल बनाते हैं। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो कम इन्फ्लुएंस डालते हैं स्प्लिटिंग के ऊपर, तो वो क्या बनाते हैं, हाई स्पिन या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वीबीटी के जो भी ड्रॉबैक्स थे वो हमें सीएफटी ने एक्सप्लेन कर दिए। सो